अब बच्चों ये ग्राफ नंबर 3.5 की स्टडी करते हैं। इसमें ना 1 से लेके 60 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को दिखाया गया है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में किस तरह से चेंज आता है 1 से लेके 60 तक। तो देखो इसमें आपको कुछ स्पेशलिटी दिखाई दे रही है ग्राफ में, किस तरह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है एक पीरियड में लेफ़्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो किस तरह से पीक पे पहुंच जाती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज़ मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम है किस पे? सारी नोबल गैसेस पे। अब नीचे देखो जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? वो सारे एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कौन है? एल्कली मेटल्स। और ये क्या है? पीरियड जब स्टार्ट होता है वो इन्हीं एलिमेंट से होता है, लेफ़्ट मोस्ट एलिमेंट्स हैं। तो पीरियड में लेफ़्ट से राइट में जाने में किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, और जब आप टॉप से बॉटम जाते हो तो जो एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम होती है ना, टॉप से बॉटम जाने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? जब टॉप से बॉटम जा रहे हो आप किसी ग्रुप में, तब एनर्जी कम क्यों हो रही है? इसलिए कम हो रही है क्योंकि आपका साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने के कारण क्या है? न्यूक्लियर का पुल कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है गोइंग डाउन द ग्रुप। तो इसीलिए लिथियम जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम है सीजियम की। देखो आप क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजियर है फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, साइज़ बड़ा होने के कारण। अब हम देखते हैं कि किस एक कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ भी दिखाई दे रही है ना आपको ग्राफ में, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हैं। हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, है ना, और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये मैंने सारी लिख के रखी हैं, 1 3 1 2, है ना। उसके बाद देखो हाइड्रोजन से बढ़ना शुरू हुई और हीलियम पे मैक्सिमम हुई 2372.3। मैक्सिमम होने के बाद फिर नीचे डिप आया, बॉटम मोस्ट लिथियम, है ना। आपका सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, एल्कली मेटल लिथियम पे सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 520.2। अब उसके बाद बेरिलियम पे बढ़ी, लेकिन फिर आप देखो थोड़ा सा बोरोन में कम हो गई बच्चों। अब ये रीज़न पूछेंगे कि बोरोन में कम क्यों हुई बेरिलियम के कंपैरिजन में। तो बोरोन में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में गया। अब बेरिलियम तक 2s जो थे वो फुलफिल हो गए। अब 2p में जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको निकालना ईजियर होता है देन पुलिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s, क्योंकि ठीक है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब भी है और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। 2p में तो अभी जाना स्टार्ट हुआ है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो इट इज़ ईजियर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2p ऑर्बिटल। ओके, दैट इज़ वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन बेरिलियम, बोरोन की। अब बोरोन से आप ग्राफ देखते चलो, मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रही हूँ। बोरोन से आप चले, कार्बन में बढ़ी, नाइट्रोजन में बढ़ी, फिर आप देखो ऑक्सीजन में कम हो गई बच्चों थोड़ी सी। अभी रीज़न क्या है? वही, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में गया। 2p में तो गया ही, लेकिन 2p में क्या हुआ? पेयरिंग हो गई, है ना, 2p में 4 हो गए। तो ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए ताकि मेरा जो 2p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाए, और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने देता है। इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है नाइट्रोजन से कम हो गई, है ना। नाइट्रोजन की ज़्यादा है। नाइट्रोजन की ज़्यादा क्यों है वो भी रीज़न आप बता सकते हो कि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2p3 है ना, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की, इसलिए उसमें से निकालना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए उसकी ज़्यादा है। अब उस ऑक्सीजन की दिखा दी आपने, एनोमली समझा दिया आपने। उसके बाद फ्लोरीन की बढ़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी, नियॉन में मैक्सिमम हो गई 2080.7। अब सोडियम मैक्सिमम मिल गया आपको नियॉन का। अब नीचे आ जाओ सोडियम पे, मिनिमम 495.8। फिर आप बढ़ना शुरू हुआ मैग्नीशियम पे, लेकिन फिर आप देखो एल्यूमिनियम में, अगर आप ग्राफ में देखोगे मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम में फिर डिप आ गया। तो एल्यूमिनियम की कम क्यों हो गई बच्चों? 577.5। वही 3p में पहला इलेक्ट्रॉन गया, फिर उसी की तरह आपको निकालना इजी है इसको, एक इलेक्ट्रॉन को 3p में से, है ना। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, और शील्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना शील्डिंग करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
उसके कारण भी इलेक्ट्रॉन को पुल करना ईजी हो गया। एक ही इलेक्ट्रॉन है 3p में। अब फिर एल्युमिनियम से फिर बढ़ना शुरू हुई, फिर फास्फोरस पे मैक्सिमम हो गई, क्योंकि फास्फोरस में वही 3p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी। फिर सल्फ़र में थोड़ी कम हुई। अब सल्फ़र में कम होने का रीज़न वही है 3p4। तो 3p4 होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, क्योंकि पेयरिंग शुरू हो गई है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, जो कि एक स्टेबल कंडीशन है। सल्फ़र के बाद फिर क्लोरीन, आर्गन मैक्सिमम हो गई आर्गन में, देख लीजिए आप। अब आर्गन के बाद पोटेशियम में फिर डिप आया, है ना, एल्कली मेटल पोटेशियम पे डिप आने के बाद फिर कैल्शियम में शुरू हुई बढ़ना, और स्कैंडियम पे तक बढ़ी, टाइटेनियम, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो गए, इसमें बढ़ती गई। और मैग्नीज पे जाके देखो वो काफ़ी बढ़ गई है। अब आयरन में भी बढ़ी, कोबाल्ट में बढ़ी, निकल में बढ़ी, कॉपर में बढ़ी, और जिंक में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एक हाई पॉइंट दिखेगा। देखो जिंक ये है 906.4। ये रीज़न क्या है बच्चों, फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, 3D में भी कंप्लीट हो गया, 4s में भी कंप्लीट हो गया पूरा कन्फिग्रेशन। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफ़िकल्ट हो गया। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इज़ हायर जिंक में। ये जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है ना, ये जो ये पोटेशियम और क्रोमियम के बीच में जो ये हाई पॉइंट है ना, ये जिंक है। जिंक के बाद फिर आपका डिप आया गैलियम पे। गैलियम की हो गई 578.8। रीज़न वही 4p में इलेक्ट्रॉन गया, पहला इलेक्ट्रॉन, उसको निकालना इजी है, इसीलिए गैलियम की जो है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बहुत कम हो गई, है ना। डिप दिख रहा है ना आपको जिंक के बाद। अब फिर बढ़ना शुरू हुई जर्मेनियम पे, आर्सेनिक पे, फिर सेलेनियम पे। आप देखो थोड़ा सा आपको थोड़ी कम दिखाई देगी सेलेनियम की, वो रीज़न वही 4p4, है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, ऑक्सीजन सल्फ़र की तरह, देख रहे हो ना आप सेलेनियम का। फिर बढ़ना शुरू हुई ब्रोमीन, क्रिप्टन पे फिर हाईएस्ट, क्रिप्टन के बाद रुबिडियम पे फिर डिप आ गया, एल्कली मेटल रुबिडियम बहुत लो है आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट। फिर बढ़ना शुरू हुई स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जिरकोनियम, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी स्टडी तो हम 12th क्लास में करेंगे, तो सब एक एक एलिमेंट का अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी 11th क्लास के लिए इतना ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते बढ़नी चाहिए थी पीरियड में, बढ़ते बढ़ते कैडमियम पे भी देखो आप पीक पे आ गई। फिर कैडमियम पे पीक नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गई। वही रीज़न क्या, कैडमियम में भी फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, पूरे जितने भी डी ऑर्बिटल थे और जितने आ सकते थे पूरे 10 हो गए उसके अंदर, है ना, 4d10 तो, और 5s2। इसमें से फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो भी बहुत स्टेबल होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब कैडमियम के बाद अगर आप देखोगे तो इंडियम पे डिप आया फिर, है ना। रुबिडियम से जेनॉन के बीच में देखो एक डिप आया है, वो इंडियम है बच्चों, 558.3, क्योंकि रीज़न वही है 5p1, है ना, 5p1 में गया इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो 1 इलेक्ट्रॉन है 5p में से निकालना ईजी है। ओके, फिर बढ़ना शुरू हुए, और उसके बाद फिर वही जेनॉन पे पीक आ गया, और जेनॉन के बाद सीजियम पे फिर डिप आया, और इस तरह से फिर बढ़ती जाएगी आपकी। सारे लेंथेनॉइड स्टार्ट हो गए, इसकी स्टडी भी आप 12th क्लास में करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ थी इस ग्राफ में वो बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक प्रॉब्लम है आपकी बुक में दी हुई 3.6, वो भी इसी से रिलेटेड ही है, आयनेशन एंथैल्पी से। उसमें कहा है कि प्रिडिक्ट करो कि जो एल्यूमिनियम के आयनेशन एंथैल्पी है फर्स्ट, वो 575 के करीब होगी या 760 के करीब होगी। तो आपका क्या आंसर है बच्चों? अभी मैंने आपको समझाया एल्यूमिनियम की जो आयनेशन एंथैल्पी वो कम होती है, देख रहे हो ना आप, डिप आता है उसके अंदर। वो रीज़न क्या है, 3p1 में जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो है 3p1, तो उसको निकालना इजी है। तो कितनी होगी उसकी, करीब होगी 577.5। तो ये आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ गोइंग इन द पी ऑर्बिटल, और जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना इजी है। एक और प्रॉब्लम है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड है, 3.7। इसमें 4 एलिमेंट दिए, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, और आपको पूछा गया है कि किसकी लीस्ट नेगेटिव होगी इसमें से, और किसकी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो आपको पता है ना, एक पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है ना। तो आप
फास्फोरस और सल्फर को तो कैंसिल कर दो अगर आप मोस्ट नेगेटिव बता रहे हो तो। अब आया क्लोरीन और फ्लोरीन। अब आपको एक और ट्रेंड बताती हूँ कि जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी नेगेटिविटी कम होती है। लेकिन इस केस में क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। रीज़न बीइंग कि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आपको गेन करना है ना वो 2p में गेन करना है, और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन गेन करना है वो 3p ऑर्बिटल में गेन करना है। तो जो क्लोरीन है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम है ना, एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है ना। तो इसीलिए जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक्चुअली मैक्सिमम है, पूरी पीरियोडिक टेबल में ही मैक्सिमम है। ओके, क्योंकि ब्रोमीन की तो फिर नीचे जाओगे ग्रुप में तो वैसे ही कम हो जाएगी, और हेलोजन से ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की है ही नहीं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस होता है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग है, ये गैशियस आइसोलेटेड एटम की होती है। फ्लोरीन का जो हम नेगेटिविटी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो डिफरेंट टर्म है। उसमें तो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, वो फ्लोरीन की मैक्सिमम है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये। और अब उसने पूछा है लीस्ट नेगेटिव किसकी है। तो बच्चों लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी? फॉस्फोरस की होगी। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट मोस्ट साइड में आपने देखा ना, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव, है ना। तो जो फास्फोरस है वो उसकी लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ओके, आप एक और पीरियड, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो आप 9th में भी इस तरह के आप सम्स करते थे। ये मैं बता देती हूँ, ये भी इजी है। देखो बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन में जब इसमें कैसे शो करोगे कि N2O जो बेसिक है और Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो आपको पता है कि N2O जब वाटर में रिएक्शन करता है वाटर से तो बेस बनाता है ना, अल्कली बनाता है NaOH। और Cl2O7 ये नई रिएक्शन है आपके लिए, ये भी एसिड बना रहा है, ये पर क्लोरिक एसिड है। अब आप बोलोगे ये पर क्लोरिक है तो क्लोरिक एसिड भी होता है, हाँ, HClO3 क्लोरिक एसिड होता है। तो ये जो आपका क्लोरीन का ऑक्साइड है ना, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। वैसे भी जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, और जब मेटल्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड तो वो बेसिक होते हैं। तो ये अब है प्रॉब्लम 3.9। इसमें बच्चों एक आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो ये इसमें आपको पूछा है कि क्या कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है? नहीं बच्चों, सेम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होती है, कोवैलेंसी अलग होती है। कोवैलेंसी के बारे में आप बहुत अच्छे से 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी ये देख लो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल स्पीशीज़ जुड़ी हुई है ना एल्यूमिनियम के साथ, वो कोवैलेंसी को शो करते हैं। जैसे वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकती है स्पीशीज़ जुड़ी हुई जो है, ज़रूरी नहीं कि वो आयन ही हो। जैसे क्लोराइड तो आयन है इसके अंदर, लेकिन ये पानी जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके 5 मॉलिक्यूल हैं उसको काउंट करेंगे, और एक क्लोरीन का आयन जुड़ा हुआ है उसको काउंट करेंगे। तो टोटल कोवैलेंसी हुई 6 एल्यूमिनियम की। अब पूरे ब्रैकेट पे, स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज देखो 2+ है, तो बच्चों 2+ का मतलब है कि एक जो क्लोरीन आयन जुड़ा हुआ है ना, नेगेटिव आयन, उसने एक पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर दिया है, तो उसके कारण वो न्यूट्रल हो गया है। तो इसका मतलब टोटल इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना एल्यूमिनियम की, वो +3 थी, लेकिन जो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जो चार्ज आया है वो +2 इसलिए आया है क्योंकि एक नेगेटिव आयन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के अगर और सम्स आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर लेना। और प्रॉब्लम भी है इसके अंदर 3.5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज़। तो मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। इसमें से क्या लगता है बच्चों, मैक्सिमम जो साइज़ होगा मैक्सिमम वो किसका होगा? वो साइज़ है मैक्सिमम मैग्नीशियम का, है ना। क्यों? क्योंकि हम जब लेफ़्ट से राइट में जाते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में,
तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो मैग्नीशियम तो लेफ़्ट में है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से तो मैग्नीशियम ही बड़ा होगा। अब आती है कि आयंस हैं। आयंस तो हमेशा पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज उतना ही है, तो बहुत अच्छे से पुल करने के कारण साइज़ छोटा हो जाता है। अब उसमें से भी ज़्यादा छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम 3+ या मैग्नीशियम 2+? तो मैग्नीशियम 3+ छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है पुल करने के लिए और मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों में सेम है 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये एल्यूमिनियम 3+ इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम 2+। ओके, ये 3.5 भी हो गई आपकी। 3.4 में बोल रहा है कि आप ये 5 एलिमेंट दिए हैं आपको, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फॉस्फोरस। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर तो पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, डिक्रीजेज। तो देखो इसमें लेफ़्ट मोस्ट कौन सा है, सोडियम, तो ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक है ना। तो आप सबसे पहले इसको राइट में लिख देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेटेलिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है ना। उससे कम होगा मैग्नीशियम, है ना, क्योंकि वो भी लेफ़्ट में है। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा बेरिलियम, बेरिलियम, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि फास्फोरस जो है वो राइट में है और सिलिकॉन भी राइट में है। तो फिर आप बोलोगे कि बेरिलियम जो है वो ज़्यादा मेटेलिक क्यों है सिलिकॉन से, है ना। बेरिलियम क्यों ज़्यादा, क्योंकि बेरिलियम भी बच्चों लेफ़्ट में है और मैग्नीशियम और बेरिलियम में बेरिलियम को क्यों कम मेटेलिक है मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम जो है बेरिलियम से नीचे है और टॉप से बॉटम जाने में जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, इसलिए ये इस तरह से अरेंज किया गया है। ओके।